आज मैं आपको 2017 में आए एक रोमांचक और ऐतिहासिक फिल्म फ्यूरियस की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये फिल्म हमें 13वीं सदी के रूस के उन साहसी योद्धाओं की गाथा बताती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अप्रत्याशित बाधाओं का सामना किया। यह एक ऐसी कहानी है जो वीरता, बलिदान और अटूट संकल्प की बात करती है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत गाथा को। कहानी की शुरुआत 1223 में होती है, कालका नदी की लड़ाई के ठीक बाद, जब मंगोलों ने रूस के विभिन्न रियासतों पर हमला किया था। एक शांत जंगल में रूसी पुरुषों का एक समूह शिकार कर रहा होता है। उनमें नस्तासिया नाम की एक बच्ची भी है जिसे बांसुरी बजाना पसंद है, और कोलावरात नाम का एक छोटा लड़का है जो बड़ा होकर एक महान योद्धा और राजकुमार का अंगरक्षक बनने का सपना देखता है। अचानक कमांडर खोस्तोवरूल के नेतृत्व में मंगोल सैनिकों का एक झुंड उन पर घात लगाकर हमला कर देता है। नस्तासिया अपनी बांसुरी खो देती है और मदद मांगने के लिए घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर भागती है, जबकि कोलावरात वहीं रुककर लड़ने की कोशिश करता है। सभी रूसी पुरुष मार दिए जाते हैं। छोटा कोलावरात 2 तलवारें उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, खोस्तोवरूल उसकी गर्दन पर बोलस फेंकता है और उसे बेहोश कर देता है। 14 साल बाद एक वयस्क कोलावरात जागता है। वह खुद को एक बिस्तर से बंधा हुआ पाता है और उसे अपनी कोई याद नहीं होती, जिससे वह घबरा जाता है। बड़ी हो चुकी नस्तासिया उसकी इस प्रतिक्रिया की आदी है और दौड़कर उसके पास आती है। वह उसे बताती है कि मंगोलों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, इसलिए वह बच गया। अब वह राजकुमार के अंगरक्षक का फोरमैन है। उसने नस्तासिया से शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे भी हैं। इन बातों को सुनकर और घर में घूमकर कोलावरात को अपनी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। लेकिन उसे नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि उसके सैनिकों में से एक कारकुन उसे शहर की दीवारों पर जाने के लिए बुलाने आ जाता है। जब वे शहर की दीवारों पर पहुंचते हैं तो रियाजान के राजकुमार यूरी कोलावरात से पूछते हैं कि उन्हें शहर के पास आ रहे घुड़सवारों के बारे में क्या करना चाहिए। चूंकि अभी तक उनके झंडे दिखाई नहीं दे रहे होते, कोलावरात उन्हें हमला करने से पहले इंतजार करने की सलाह देता है। यह एक समझदारी भरा निर्णय साबित होता है। वे मंगोल नहीं होते, बल्कि एक और राजकुमार और उसके आदमी होते हैं जो यूरी के पोते के नामकरण समारोह के लिए आए थे। बाद में कोलावरात सैनिकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालता है। यूरी का बेटा फेडोर देर से आता है क्योंकि वह अपने बेटे के नामकरण की तैयारियों में व्यस्त था, जिसका कोलावरात धर्मपिता बनने वाला था। कोलावरात उसे अपने कौशल दिखाने के लिए कहता है और फेडोर खुशी खुशी चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन वह केवल खुद को शर्मिंदा करके वहां से चला जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कोलावरात अपने परिवार के लिए उपहार लेकर घर लौटता है। अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा हेजहोग और अपनी पत्नी के लिए एक नई बांसुरी जो उसने खुद तराशी थी। नस्तासिया इसे बहुत पसंद करती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए एक डिब्बे में रखती है। लेकिन उस डिब्बे के अंदर कोलावरात दर्जनों बांसुरियां पाता है, क्योंकि वह हर दिन उसके लिए एक बांसुरी तराशता था और इस बारे में भूल जाता था। बाद में नामकरण समारोह एक नागरिक द्वारा बाधित होता है जो घोषणा करता है कि मंगोल आ रहे हैं। सभी लोग छिपने के लिए भागते हैं, लेकिन कोलावरात बच्चे के साथ तब तक रहता है जब तक पादरी अपना आशीर्वाद पूरा नहीं कर देता। यूरी और उसके आदमी जब मंगोलों की विशाल सेना को देखते हैं तो वे दरवाजे बंद करने और किसी को भी बाहर न जाने देने का आदेश देते हैं, जब तक कि वे ये तय न कर ले कि क्या करना है। राजकुमार समस्या पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाता है। फेडोर सोचता है कि उनके रूसी योद्धा बेहतर हैं, इसलिए वे मंगोलों को हरा सकते हैं, भले ही वे संख्या में कम हो, जबकि अन्य सलाहकार सोचते हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इससे शहर गरीब हो जाएगा, लेकिन कम से कम वे जीवित रहेंगे। यूरी समय खरीदने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि क्या वे पड़ोसी शहरों से मदद मांग सकते हैं। इसलिए वह फेडोर को सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षकों के साथ मंगोलों से बातचीत करने के लिए भेजता है। इस बीच कोलावरात बैठक के बीच में ही शहर की स्थिति की जांच करने के लिए निकल जाता है, जहां हर कोई घबरा रहा होता है और आश्रय की तलाश में भाग रहा होता है। वह जाखर नाम के एक वैद्य से मिलता है जो कोलावरात से अपनी औषधियों के बदले में बाहर जाने की अनुमति देने की विनती करता है, लेकिन कोलावरात उसे याद दिलाता है कि शहर घिरा हुआ है और कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। इसके बाद वह घर लौटता है, जहां उसे यूरी का आदेश मिलता है। कोलावरात को अपने आदमियों को इकट्ठा करना होगा और फेडोर के साथ मंगोलों से मिलने जाना होगा। कोलावरात को अपनी याददाश्त की समस्याओं के कारण यह एक अच्छा विचार नहीं लगता और नस्तासिया भी उससे सहमत होती है। आंसू बहाते हुए राजकुमार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की विनती करती है। हालांकि कोलावरात वह आदमी है जिस पर यूरी सबसे अधिक भरोसा करता है,
इसलिए वह अपना मन नहीं बदलता। सैनिक जाने के लिए दरवाजों के पास इकट्ठा होते हैं। कारकुन भी उनके साथ जा रहा होता है और चूंकि उन्हें एक अनुवादक की आवश्यकता होगी, कोलावरात जाखर को भी साथ आने के लिए चुनता है क्योंकि वह मंगोलों की भाषा समझता है। अपने पति के बारे में चिंतित नस्तासिया अपनी दासी लादा को बुलाती है, जिसने अभी अभी कोलावरात की सुबह की याददाश्त में मदद करना सीखा था ताकि वह उसके साथ जा सके जबकि नस्तासिया बच्चों के साथ घर पर रहे। एक बार जब उनकी गाड़ी धन से भर जाती है तो समूह रवाना होता है और मंगोल शिविर की यात्रा करता है, जहां उन्हें उनके नेता बाटू खान चंगेज खान के पोते के तंबू में निर्देशित किया जाता है। उनकी भेंट का अच्छी तरह से स्वागत होता है, इसलिए उन्हें बैठने और कुछ पे साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वे मंगोलों से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। बाटू खान कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और रूसी बिना बुलाए आए हैं, लेकिन वह अपने लोगों के बारे में उत्सुक है, इसलिए रियाजान उसका पहला रूसी शहर होगा। हर वह आदमी जो बाटू खान के सामने घुटने टेकेगा उसे अच्छी तरह से खिलाया जाएगा, लेकिन फेडोर जवाब में कहता है कि वह बाटू खान को घुटने टेकते देखना चाहता है। इसे एक अपमान माना जाता है, इसलिए कोलावरात जो बाटू के बड़े नक्शे को घूर रहा होता है, खड़ा होता है और फेडोर के बचाव में आता है, घोषणा करता है कि उनका शहर केवल उनकी लाशों पर ही लिया जाएगा। बाटू खान दावा करता है कि वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन वह कोलावरात के साहस का सम्मान करता है, इसलिए वह उसे पारगमन पत्र के साथ एक तावीज भेंट करता है। यह पत्र एक व्यक्ति को दुश्मन के इलाके से बिना हमला या परेशान किए चलने की अनुमति देता है। फिर बाटू खान उन्हें कुछ पे का आनंद लेते हुए एक छोटा सा शो देखने के लिए आमंत्रित करता है। ये रूसियों को विचलित करने के लिए एक चाल होती है ताकि मंगोल उन पर घात लगाकर हमला कर सके, लेकिन योजना काम नहीं करती। मेज को रूसी गुलामों द्वारा पकड़ा गया होता है और वे मंगोलों को आते हुए देखते हैं, इसलिए वे अपने देशवासियों को ठीक समय पर चेतावनी देते हैं। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और कोलावरात सभी को तंबू से बाहर निकालता है, जिसमें गुलाम भी शामिल होते हैं, और वे कुछ घोड़ों को चुराने और जंगल की ओर भागने के लिए सैनिकों के झुंड के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं। दुख की बात है कि फेडोर को एक तीर लग जाता है, इसलिए वह अपने दोस्तों के लिए कुछ समय खरीदने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है और कोस्तोवरुल द्वारा मार दिया जाता है। बाटू खान उन्हें पीछा करने लायक नहीं समझता और इसके बजाय सेना को हमला करने के लिए तैयार होने का आदेश देता है। कुछ घंटों बाद कोलावरात के समूह को एक भयानक बर्फीले तूफान के कारण जंगल पार करने में परेशानी हो रही होती है। अचानक वे एक विशाल भालू के पास पहुंचते हैं, लेकिन जानवर हमला नहीं करता क्योंकि वह एक साथी रूसी नेस्ट के नियंत्रण में होता है। यह आदमी उन्हें एक विशाल गुफा में ले जाता है ताकि वे तूफान खत्म होने तक आराम कर सकें, लेकिन कोलावरात सोने से इनकार करता है और नेस्ट से अपनी यादों के लिए उसे जगाए रखने वाली औषधि मांगता है। हालांकि नेस्ट ऐसी चीज तैयार करने से इनकार करता है क्योंकि वह सोचता है कि हर सुबह बिना यादों के जागना एक आशीर्वाद है जो आपको अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने देता है। कोलावरात आग के सामने जागते रहने की पूरी कोशिश करता है और उससे याद आता है कि उसे अभी भी वह नक्शा याद है जो उसने तंबू में देखा था, इसलिए वह इसे भूलने से पहले लिख लेता है। एक बार जब मौसम शांत हो जाता है तो समूह नेस्ट को उसकी गुफा में छोड़कर चला जाता है। हालांकि जब तक वे रियाजान लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मंगोलों ने पहले ही शहर को नष्ट कर दिया होता है। अधिकांश इमारतें तोपों से ध्वस्त हो चुकी होती हैं, मुख्य घंटी अपनी रस्सी से गिर चुकी होती है, यूरी को तीरंदाजों ने मार दिया होता है, फेडोर की पत्नी ने पकड़े जाने से पहले बच्चे के साथ कूदने का फैसला किया होता है और नस्तासिया बच्चों के साथ घर में रहती है जब तक कि वह आग से ढह नहीं जाता। अपने घर के खंडहरों के बीच अपनी तराशी हुई बांसुरी को ढूंढने के बाद कोलावरात अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और साथ मिलकर वे घंटी को फिर से उठाते हैं ताकि वह बच सके और कोई भी जीवित बचा हुआ व्यक्ति अपने ठिकानों से बाहर आ सके। बहुत कम लोग बचे होते हैं और इन जीवित बचे लोगों में से कई बच्चे होते हैं। अचानक कोई घोषणा करता है कि मंगोल उन्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कोलावरात जल्दी से एक योजना बनाता है। जबकि हर कोई छिप जाता है, वो घंटी के नीचे रहता है और मंगोलों को उसे पकड़ने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं कोलावरात हमला करता है। उसकी 2 तलवारों को गोलाकार गति में चलाने की तकनीक अत्यंत प्रभावी होती है और कुछ ही सेकंड में कई दुश्मनों को मार देती है, और एक बार जब कोलावरात उनकी संख्या कम कर देता है तो उसके आदमी बाहर आते हैं और उसे खत्म करने में मदद करते हैं। अब जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो कोलावरात एक योजना के साथ आता है। वह पड़ोसी शहरों को चेतावनी देने और उनकी मदद मांगने के लिए 3 दूत भेजता है और बच्चों को नेस्ट की गुफा में छिपाने के लिए भेजा जाएगा।
कोलावरात और सैनिक सेना को पीछे मोड़ने और उन्हें विचलित रखने की कोशिश करेंगे, उन्हें बस ऐसा करने का एक तरीका खोजना होगा। शुक्र है, जाखर के पास एक विचार होता है। वो ही एक विशेष औषधि तैयार करता है जिसे वे उस पानी में मिला देते हैं जिसे मंगोल पी रहे होते हैं, जिससे वे सभी बीमार पड़ जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें संदेश मिल जाए, कोलावरात पारगमन पत्र का एक टुकड़ा फाड़ देता है और उसे एक तीर से बांध देता है जिसे वह खोस्तोवरुल को ढूंढने के लिए शिविर में मारता है। कमांडर पानी के लिए बदला लेने के लिए कोलावरात के समूह के पीछे कुछ सैनिक भेजता है, लेकिन ये सब एक जाल होता है। रूसी सैनिक उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और उन्हें अपने तीरों से आसानी से मार देते हैं। एक बार जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो कोलावरात बेहोश हो जाता है। 3 दिनों तक नहीं सोने के बाद वह अब और जाग नहीं पाता। जब समूह शिविर लगाता है तो लादा कोलावरात को एक पेड़ से बांध देती है और उसके लिए प्रार्थना करती रहती है कि वह उससे प्यार करे। जब रात गिरती है तो लादा कोलावरात को जगाती है ताकि वह कुछ खा सके। हालांकि वह उससे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए सुनाने से पहले ही खोल देती है, इसलिए कोलावरात भाग जाता है और अपने दोस्तों पर हमला करता है। उसे नीचे रखने के लिए काफी आदमियों की आवश्यकता होती है और कारकुन के शब्दों के कारण कोलावरात होश में आता है। फिर कोलावरात अपने युद्ध भाइयों से माफी मांगता है और रोती हुई लादा को दिलासा देता है। इस बीच 2 दूत सुरक्षित रूप से इलाके से निकल जाते हैं और पड़ोसी शहरों तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वे राजकुमारों से बात करते हैं तो वे मदद करने से इनकार कर देते हैं, अपने घरों की रक्षा करना पसंद करते हैं। तीसरा दूत घायल हो जाता है और घोड़े के ऊपर बेहोश हो जाता है, इसलिए जानवर भटक जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। अगली रात कोलावरात और उसके आदमी वेशभूषा और चेहरे पर पेंट लगाकर मंगोल शिविर में घुसपैठ करते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे आत्माएं हैं। कुछ सैनिक भाग जाते हैं और रूसी उन लोगों को मार देते हैं जो नहीं भागते, फिर तोपों का उपयोग करके मंगोलों पर अपने ही हथियारों से हमला करते हैं। जाने से पहले कोलावरात खोस्तोवरुल को यह बताने के लिए कि यह किसने किया, पत्र का एक और टुकड़ा के साथ एक और तीर छोड़ता है। बदला लेने के लिए मंगोल खोए हुए दूत को पकड़कर यातना देते हैं। कोलावरात और उसके आदमी जंगल में छिप जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं, इस बात पर आश्वस्त होते हैं कि उन्हें सुबह मदद मिलेगी। लादा कोलावरात के बगल में लेटने की कोशिश करती है, इस बात से अनजान कि वह जाग रहा है, इसलिए जब वह उसकी ओर मुड़ता है तो उसे लगता है कि वह जाग रहा है और यादें सुनाना शुरू कर देती है। इसमें नास्त्या होने का नाटक करना भी शामिल होता है, लेकिन कोलावरात उसे गले लगाने और उसे याद दिलाने से पहले उसके झूठ को उजागर करता है कि वही उसके घर से बची हुई हर चीज है। जब सुबह होती है तो कोलावरात कुछ अजीब आवाजों की जांच करने के लिए जंगल में और अंदर जाता है, इस बात से अनजान की लादा उसका पीछा कर रही है। इस तरह उसे तीसरे दूत का मृत शरीर मिलता है जिसे वहां एक जाल के रूप में छोड़ा गया था। अब कोलावरात खुद को मंगोलों से घिरा हुआ पाता है। जबकि लादा मदद मांगने के लिए शिविर में वापस भागती है, खोस्तोवरुल देखता है कि कैसे कोलावरात सभी सैनिकों से अकेले लड़ता है क्योंकि उसके चारों ओर बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। कमांडर उसे वर्षों पहले की तरह अपने बोलस से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोलावरात उन्हें अपनी तलवार से रोक देता है। जैसे जैसे तूफान बिगड़ता है, नेस्टर और भालू आते हैं, कई मंगोलों को मार देते हैं और बचे हुए लोगों को डराकर भगा देते हैं। जब सैनिक अपने शिविर में लौटते हैं तो वे उन डरावनी कहानियों को बताते हैं जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। खोस्तोवरुल ने आत्माओं की चाल पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसने कोलावरात को तूफान और भालू को आदेश देते हुए देखा है तो वह भी विश्वास करने लगा है। बाटू खान अपने आदमियों से ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए निराश होता है और अपनी सेना को वापस मुड़ने का आदेश देता है। ये साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है कि इस युद्ध में कुछ भी जादुई नहीं है। रूसियों के पास वापस नेस्टर भालू को मुक्त करता है और कोलावरात की सेना में शामिल हो जाता है। वह पास के गांवों से कुछ आदमियों को भी अपने साथ लाया होता है। समूह जश्न मनाता है जब कारकुन कुछ अच्छी खबर के साथ लौटता है। जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, मंगोल पीछे मुड़ रहे हैं और अन्य शहरों के पीछे जाने के बजाय उनका पीछा कर रहे हैं। केवल एक समस्या बची होती है, बच्चों से भरी स्लेज जिसकी नेस्टर अपनी गुफा में देखभाल कर रहा था। जाखर के विचार का पालन करते हुए कोलावरात फैसला करता है कि समूह पीछे रहेगा और अपनी जगह पर डटा रहेगा, जबकि कारकुन लादा और बच्चों को नदी तक ले जाएगा। वहां वे स्लेज पर पाल लगा सकते हैं और किसी भी घोड़े से तेज यात्रा कर सकते हैं। इस तरह जीवित बचे लोग भविष्य में एक नया रियाजान फिर से बना सकते हैं। स्लेज के जाने के बाद आदमी विभिन्न जाल पर काम करना शुरू करते हैं और मंगोलों के आने का इंतजार करने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर इंतजार करते हैं। जब बाटू खान आखिरकार वहां पहुंचता है
तो वह अपने साथ एक विशाल सेना लाता है और रूसियों के पीछे कुछ आदमियों को भेजने में समय बर्बाद नहीं करता। ये पहला हमला विफल हो जाता है क्योंकि सैनिक जाल में फंस जाते हैं और तीरंदाज, जो मंगोलों के लिए पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल बना देते हैं। इस बीच कारकुन को रास्ता अवरुद्ध मिलता है, इसलिए वह घोड़े को मुक्त करता है और लादा और बच्चों से स्लेज को धकेलने में मदद करने के लिए कहता है। पहाड़ी पर लड़ाई जारी रहती है। मंगोल भी अपने तीर चलाते हैं और कुछ रूसियों को नीचे गिराने के बाद वे आखिरकार चढ़ते हैं और कोलावरात के आदमियों से हाथों हाथ लड़ना शुरू करते हैं। नेस्टा और जाखर मर जाते हैं जबकि खोस्तोवरुल उनके नेता के लिए आता है, लेकिन कोलावरात उसे अपनी 2 तलवारों के एक साफ कट से आसानी से हरा देता है। हालांकि मंगोल अभी भी संख्या में उनसे अधिक होते हैं, इसलिए रूसी सैनिक धीरे धीरे एक एक करके गिरते जाते हैं, लेकिन कम से कम वे पहाड़ी की चोटी को तब तक बचाए रखते हैं जब तक कारकुन नदी तक नहीं पहुंच जाता। हालांकि उसे एक छोटी सी समस्या मिलती है, पाल के चारों ओर की गांठ जमी हुई होती है और उनके पास कोई आग नहीं होती। लादा बच्चों को बर्फ पर सांस लेने के लिए कहती है, जिससे रस्सी खुल जाती है और उन्हें पाल छोड़ने की अनुमति मिलती है ताकि अब वे सुरक्षित रूप से बच सकें। केवल कुछ आदमियों के बचे रहने के साथ कोलावरात पहाड़ी की चोटी पर बचे हुए मंगोलों को हराता है और अपना झंडा फहराता है। बाटू खान को लगता है कि उनका उपहास किया जा रहा है और वह ये पता लगाने के लिए एक दूत भेजता है कि रूसी क्या चाहते हैं, लेकिन कोलावरात उसे वही शब्द वापस देता है जो उन्हें कुछ दिन पहले मिले थे, हमें कुछ नहीं चाहिए और मंगोल यहाँ बिन बुलाए आए। एक क्रोधित बाटू खान अपने आदमियों को तोप चलाने का आदेश देता है। कोलावरात नदी पर स्लेज के पाल को देखता है, ये जश्न मनाते हुए कि जीवित बचे लोग भागने में सफल रहे, इससे ठीक पहले कि वह एक चट्टान से बेहोश हो जाता है। जब वह कुछ सेकंड बाद जागता है तो कोलावरात को अपनी सभी यादें वापस मिल जाती हैं, लेकिन उसे अपने सभी आदमी मृत मिलते हैं। एक अंतिम सम्मानजनक कदम के रूप में वह पहाड़ी से नीचे जाता है, तावीज दिखाकर खुद को किसी भी हमले से बचाता है। कोलावरात जमीन पर गिरता है और बाटू खान से कहता है कि एक दिन उसके लोग बदला लेंगे, फिर तावीज को बर्फ पर गिरा देता है। मंगोल नेता से इसे वापस लेने के लिए कहता है। बाटू खान जैसा कहा गया था वैसा ही करता है और कोलावरात मुस्कुराता है, ये बताते हुए कि उसने बाटू खान को अपने सामने झुका ही दिया था, फिर मर जाता है। बाटू खान कोलावरात की वीरता से प्रभावित होता है, कहता है कि अगर वह उसके आदमियों में से एक होता तो वह उस पर सबसे अधिक भरोसा करता, फिर अपने आदमियों को उसे एक नायक का अंतिम संस्कार देने के लिए कहता है। 5 साल बाद कारकुन नोवगोरोड व्लादिमीर सेना का नेता होता है। वह अपने आदमियों को कोलावरात के बलिदान और महान लड़ाई की याद दिलाकर प्रेरित करता है, इससे पहले कि उन्हें उस लड़ाई में ले जाए जिसे बैटल ऑन द आइस के नाम से जाना जाएगा।